साहब से भी जो इसमें पूछा सलमान अकरम राजा साहब, ये मैंने जो अभी खबर आपके साथ शेयर की है ये बाकायदा ओरिजिनेट की है पंजाब से, और इसके ऊपर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने काम किया, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर जो पंजाब होम डिपार्टमेंट है उसकी इतलात के ऊपर मबनी है खबर है, और रियलिटी के ऊपर मबनी है। जो इंटरसेप्ट हुई हैं मुख्तलिफ टेररिस्ट अटैक जो रिसेंटली पंजाब में हुए हैं उसके बाद क्या करने की ज़रूरत है, मैंने 2007 की मिसाल पहले भी दी, आज भी दोबारा दोहराई है कि हमें आंखें खोल के रखनी चाहिए, इंतखाबी अमल मुतासर ना, और ख़ास तौर पर मेल लीडरशिप को प्रोटेक्ट करना सबकी ड्यूटी होनी चाहिए सिक्योरिटी के इदारों की। क्या कहेंगे आप? कि क्या कह सकते हैं, ये ज़ाहिर है अफसोसनाक सूरत हाल है। और अगर ये वाकई इंटेलिजेंस बेस्ड ख़बर है और इंटेलिजेंस भी किसी सियासी मकसद के लिए नहीं पैदा की गई। देखिए, इस वक्त एक माहौल ऐसा है कि एतबार करना किसी भी चीज़ पर मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा कि ख़बर गलत होगी, लेकिन ये एक ख़दशा तो है कि कुछ कुव्वतें इलेक्शन को फिर तातुल में डालना चाहती हैं, नहीं चाहती कि इलेक्शन हो 8 फरवरी को। तो अब उनका क्या रोल है? क्या ये उन कुव्वतों की जानिब से कोई कार्रवाई की गई है, ये जो खबर पैदा की गई है, या वाक़यातन ये कोई राजा और साहब, ये ताकतें उस हैं जो तरीके मुल्क से की मुखालिफ मैन्युफैक्चर्ड हैं? नहीं है, ये वो मन घड़त नहीं है कि इंतखाबी अमल को डिले करवाने के लिए खबर प्लांट की जाए ताकि इससे खौफ फैले। ये बताया जो हमें हमारी इतलात है अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है कि ये मियाँ वाली अटैक के बाद कुछ इंटरसेप्ट हुई हैं जिसके नतीजे में ये चीज़ें ये इकदाम लिए गए। तो मेरे ख्याल में प्रिकॉशन है, लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ऐसा ही है कि ये एक बाकायदा एक सही इंटेलिजेंस पर मबनी खबर है। तो अब क्या करें? देखिए, मैं नहीं समझता कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी जो है, जब इतना बड़ा एक अमल हो जो इंतखाबात का अमल है, वो किसी भी मुल्क की ज़िंदगी में, इज्तमाही ज़िंदगी में, पीस टाइम में वो कहते हैं हालत अमन में सबसे बड़ी जो एक मोबिलाइजेशन होती है, जो रियासत हरकत में आती है, वो आम इंतखाबात के दौरान आती है। उसमें लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर होते हैं, जलसों में होते हैं, सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवार होते हैं। तो इसमें हर एक को तहफ़्फ़ुज़ देना तो नामुमकिन है। अब बिल्कुल ठीक है, जो चीदा चीदा रहनुमा हैं उनको तो यकीनन तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, लेकिन उनके अलावा भी हमने देखा माजी में इलेक्शन में जो दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के रहनुमा होते हैं, जो इलेक्शन में उम्मीदवार होते हैं, उन पर भी हमले हुए हैं और अफसोसनाक हलाकतें, शहादतें हुई हैं। तो ये एक ऐसी सूरत है जिससे अब हम दो चार हैं, और इलेक्शन बहरहाल एक हमारी इज्तमाही ज़रूरत है, आइनी ज़रूरत है। इसके बगैर मैं समझता हूँ हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें अब तवक्कुल करके, दुआ करके, मैं समझता हूँ इस अमल को आगे बढ़ाना ही होगा, और जिस हद तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है वो हमें देना चाहिए, और पूरी नेकनियती से रियासती इदारों को वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। राजा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अभी तज़किरा किया कि ये अल्लाह करे कि इतला दुरुस्त हो, ये सिर्फ ना हो कि इलेक्शन को आगे करने के लिए किसी ने घड़ी ना हो, आपको ये खदशा लगा एकदम से। अभी मैं देखता हूँ तो 17 लोगों ने इलेक्शन कमीशन के अंदर दरख्वास्त डाली हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त आ गई है कि पहले वो जो अफ़गान जाली वोट अंदराज हुए हैं पहले वो खारिज किए जाए। कहीं से आपको लगता है कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान आ जाता है, परवेज़ खट्टक का बयान आ जाता है, मौलाना फजलुर रहमान का बयान आ जाता है कि अभी सिक्योरिटी ठीक नहीं है, अभी लोकल बॉडीज़ की एम्पावरमेंट नहीं हुई, अभी मेरी पार्टी नहीं है इसलिए टाइम चाहिए। लेम एक्सक्यूज़ हैं, लेकिन बहरहाल देर आर एक्सक्यूज़ जो इलेक्शन के डिले के लिए बात कर रहे हैं। आपको कहीं लगता है खदशा कि 8 से आगे जाने का कोई ऐसा हीला बहाना तराशा जा सकता है? देखिए, आइनी और कानूनी तौर तौर पे तो नहीं तराशा जा सकता कोई भी हीला बहाना, लेकिन ये तो बिल्कुल अब हमें नज़र आ रहा है ना कि एक ख्वाहिश मौजूद है बाज़ हलकों में, बाज़ तबकों में, कि इलेक्शन ना हो, 8 फरवरी को ना हो, और फिर पता नहीं कब होगा, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाए। तो उस ख्वाहिश का इजहार तो हो रहा है, और उस ख्वाहिश के पीछे कौन सी ताकतें हैं, फिर ये एक चहमगोई की बात होगी। लेकिन ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कोशिश जो है अब की जा रही है कि इलेक्शन में इल्तवा पैदा किया जाए। क्या आप खुद लाहौर में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि आज शुएब शाहीन का आया कि NA 46 से वो उम्मीदवार होंगे PTI के। क्या आप लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं सलमान साहब? देखिए, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि ये बात खारिज इम्कान नहीं है, इस पे गुफ्तगू हो रही है। वो मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है अभी। हतमी बात नहीं। फिरदौस बीबी, और मैं अर्ज़ कर दूं क्यों इंतखाबात ये 8 बात हो फरवरी को रही ही है, होंगे मैं ये भी या थोड़ा आगे अर्ज़ कर दूं। जाएंगे? जी, जी कह दीजिए, कह दीजिए। जी, मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा था। देखिए, वजह सिर्फ ये है कि चूंकि एक माहौल ऐसा है कि दहशत लोगों के दिलों में सरायत कर गई है, लोग आगे बढ़ना नहीं चाह रहे।
सिर्फ इस वजह से मैं समझता हूं कि मेरे जैसे लोगों को कहना चाहिए कि हमने इस अगर जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने आप को पेश करना। ये जाहिर है कोई आसान इलेक्शन नहीं होगा, इसमें खतरात भी हैं, इसमें हर तरह की दुश्वारी है पीटीआई के कैंडिडेट्स के लिए बिलखुसूस। इसीलिए मैं समझता हूं कि सिर्फ अमल को आगे बढ़ाने के लिए और एक इलेक्शन को एतबार देने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। इसका जवाब देना एक चाहेंगे नई चाल चली जा रही राजा है साहब? और जो मैं नहीं समझती कि पीटीआई के कारकुनान के साथ इंसाफ होगा, जवाब ले क्योंकि ये जब राजा साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? पैसे वाले कादावर काला कोट पहन के खड़े होंगे तो आम वर्कर को टिकट कौन दे रहा है? राजा साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? जी, मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा, कोई तफसीली बात की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये हकीकत है कि हज़ारों की तादाद में वर्कर्स जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, या वो लापता हैं या वो छुपे हुए हैं। अगर वो बाहर निकलें तो धर लिए जाते हैं। छोटे छोटे अगर कोई कॉर्नर मीटिंग या घरों में भी अगर लोगों ने मीटिंग की है तो वहाँ जाके लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, और कुछ नहीं तो एमपीओ के तहत लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। एक जो वोटर्स हैं, मैंने कहा हल्का तो 10 लाख की उस पे बनता है ना, तो चंद वर्कर्स के छुपने से तो वहां पीटीआई खत्म नहीं होती ना। जी, मुझे गुजारिश करने दें। तो जब एक दहशत का समा हो और उसमें जो लोग मुतहर्रिक रहे हैं सियासी तौर पे, ख़ास तौर पे वो वर्कर जो मुतहर्रिक रहे हैं, उनको एक सहमा दिया गया है, तो ऐसे माहौल में अगर कुछ लोग सामने आते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि तमाम कैंडिडेट वकलाई होंगे, 8-10 लोग होंगे। हल्के तो सैकड़ों की तादाद में हैं, सूबाई और कौमी। तो यकीनन जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो पुराने एक्टिविस्ट्स हैं, उनको बिल्कुल टिकट मिलेंगे, मुझे यकीन है इस बात का। वकला आप देखेंगे 8, 10, 12 होंगे, इससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आते। राजा साहब, जो मुख्तलिफ फ़ैसले असम्बलियों के तोड़ने के ऊपर आते रहे ना, कि नुसरत भुट्टो केस में क्या था, वो आसमा जिलानी केस में क्या था, या वो बाद में ज़फ़र अली शाह केस में क्या था, उसको तो साइड पे रख दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैंगिंग, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म जो निकाले गए पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के दौर में, सबसे पहले गिलानी साहब, उसके बाद नवाज़ शरीफ वाला मामला, उसके बाद अभी इमरान खान का केस जो अभी चल रहे हैं, ये इनकी तरफ बाद में आते हैं। पहले स्टार्ट पहले से कर लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। आपको लगता है कि अदलिया इस चैप्टर को साफ़ करने की कोशिश करेगी, अपने हाथ साफ़ करेगी उन धब्बों से जो कभी 63 एक ही शक्ल में लगते रहे? कभी केस पनामा का आया तो इकामा पे कहा कि सादिक और अमीन ही नहीं है। ऐसे ऐसे कमालात किए हैं अदलिया ने कि मुझे लगता है कि वो अपने केसों की खुद भी मिसाल नहीं दे सकते। क्या इंसाफ करेगी अदालत? नहीं, मैं इसका खैर मकतम करता हूँ। अगर ये भुट्टो साहब वाला मुकदमा देखा जाता है और अदलिया एतराफ़ करती है कि उससे गलती हुई और संगीन गलती हुई और किसी के दबाव में आकर गलती हुई, तो ये मैं समझता हूँ एक साइब कदम होगा। लेकिन अफसोस ये है कि भुट्टो साहब का जो मुकदमा था वो एक सिलसिले की कड़ी है। वो कड़ी उससे पीछे भी जाती है, 50 की दिहाई तक भी जाती है, और वो आज दिन तक चलती चली जा रही है। अदलिया के फ़ैसले, किसी भी सतह के वो फ़ैसले हों, ट्रायल कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, जो दबाव में दिए जाते हैं वो किसी से छुपे नहीं रहते। वो हमें हर एक को मालूम होता है कि ये फ़ैसला क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो क्या ये अमल रुक जाएगा? हम ख्वाहिश करते हैं, हम तमन्ना करते हैं कि अमल रुक जाए, इस तरह के फ़ैसले आइंदा ना हों। लेकिन मैं इस बारे में इस वक्त तो हतमी तौर पे ये बिल्कुल नहीं कह सकूंगा कि अगर ये फ़ैसला हो जाता है, भुट्टो साहब के केस को असर नौ देखा जाता है और उसमें जो फाश गलतियां हुई उनका इजहार कर दिया जाता है, तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारे निज़ाम में एक कजी है, हमारे निज़ाम में एक ताकत का एक अंसर है जो हर उसूल पर हावी हो जाता है, और वो अंसर मौजूद है। जब तक ये ताकत और उसूल के दरमियान जो कशमकश है उसूल के हक में तय नहीं होगी, हम इस तरह के फ़ैसले देखते रहेंगे। क्योंकि जो लोग वहाँ बैठते हैं जज साहिबान, वो बिलाखिर आम इंसान होते हैं। उनका ओहदा कुछ भी हो, और उनकी जो बाद की जो उनकी जो तारीख़ लिखते हैं या अपने हालात बयान करते हैं बाद के इंटरव्यूज़ में, या अपनी जो वो सरगुज़श्त बयान करते हैं, उसमें ये बातें सामने आती चली जाती हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ। तो एक धब्बे हैं हमारी तारीख़ के जिनको हमें धोना है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आइंदा हम उसूल के साथ खड़े हों, उसूल के ख़िलाफ़ ना जाएं, और जो एक हक़ की बात है वो हम करते रहें।
जो बयानिए बनाए जाते हैं लोगों को जेर करने के लिए, एक सियासी वाबस्तगी की वजह से हम उन बयानियों के साथ जुड़ तो जाते हैं, लेकिन वो जुड़ना हमारा एक बड़ा वक्ती किस्म का होता है और वो हर दौर में जो ताकत है, जो बालादस्त है, उसकी हिमायत में हम बयानियां जो है घड़ते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं। असल जरूरत ये है कि जो मातूब है उसके खिलाफ जो बयानियां है उसकी मुदाफियत ऐसे कमालात हैं कि बाज़ मामलात में आपको देख के आप दंग रह जाते हैं कि हुआ कैसे। जनरल मुशर्रफ के केस में अभी जस्टिस वकार सेठ का जो फैसला था, वो घूमता फिरता लाहौर हाई कोर्ट पहुंचता है, लाहौर हाई कोर्ट उस स्पेशल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन को गलत करार देती है। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, आई होप कि वहाँ पे भी इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हुक्म आएगा। एक ये चीज़ें हमारी अदालत करती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो फिर आप किससे इंसाफ की तरफ देखेंगे? कमाल नहीं हो जाता पाकिस्तान में? नहीं, मैंने इसीलिए अर्ज किया, ये हर सतह पे हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई निचली सतह की अदालतों ने ऐसे फैसले किए, ये हर सतह पे हुआ। असगर खान केस आपके सामने है, देखिए 1990 में जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया गया, जिस तरह IJI बनाई गई, IJI की लीडरशिप को जिस तरह पैसे फराहम किए गए, वो तमाम मामला असगर खान केस में खुल के सामने आ गया। और जिस तरह उस वक्त जो एक लीडरशिप बनाई गई, उसने तायद और ताउन अपना पेश किया उन कुव्वतों को जो जमहूरी अमल के खिलाफ थी, जो जमहूरी अमल में शगाफ डालना चाहती थी, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। तो इस हमाम में कोई भी सुथरा नहीं है, हम किसी पे उंगली उठाए तो वो उंगली हमारी अपनी तरफ आती है। लिहाजा हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी ना किसी दौर में हर सियासी जमात जो इस वक्त हमारे सामने है, उसने तायद की है, उसने मुआवनत चाहिए है उन कुव्वतों की जो जमहूरी अमल के खिलाफ हैं, जो जमहूरी अमल को रोकती हैं। अब हमें सबको इयादा करना चाहिए, तहैया करना चाहिए कि हम अवाम के साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, जमहूरी अमल के साथ हैं।